गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में। मैं जतिन, व्याख्याता राजनीति विज्ञान। हम अध्ययन कर रहे हैं राजनीति विज्ञान राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 के लेसन सेकंड, जिसका नाम है मूल अधिकार, नीति निदेशक तत्व और मूल कर्तव्य। लास्ट लेक्चर में हमने मूल अधिकार क्या हैं, मूल अधिकारों की आवश्यकता, क्या महत्व है और मूल अधिकारों के कुछ अनुच्छेद हमने किए थे। आज भी आगे के अनुच्छेदों पे हम चर्चा करेंगे। मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को ध्यान से सुने, अंत तक सुने। और सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स, उनसे भी कहना चाहूँगा कि आपके लिए भी ये वीडियोज़ उतने ही हेल्पफुल हैं। तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि मेरे वीडियोज़ आप तक मिलते रहें, आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने समानता के अधिकार को समझा था और उसके अंतर्गत जो भी अधिकार थे वो हमने अच्छे से समझे, अनुच्छेद 14 से 18 तक। आज हम करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 के तहत वर्णित किया गया है। भारत के संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक जो मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है, उसमें अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार की व्यवस्था की गई है। हम स्वतंत्रता के अधिकार को एक एक अनुच्छेद सहित समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 19 की। जैसा कि पहले भी चर्चा की जा चुकी है कि अनुच्छेद 19 सबसे विस्तृत अनुच्छेद है। मूल अधिकारों में सबसे अधिक विस्तारित अनुच्छेद 19 में 450 से भी अधिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद 19 में 19(1) कै के तहत नागरिकों को 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं मूल संविधान में दी गई थी। वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं अधिकारों के नागरिकों के पास है, जिनमें संपत्ति की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई थी 44वें संशोधन 1978 के तहत। अनुच्छेद 19(1) में जो पहली स्वतंत्रता दी गई है वह है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचारों की अभिव्यक्ति, अपने भाषण देने की पूरी स्वतंत्रता होगी। किसी को भी अपने विचार अभिव्यक्त करने से रोका नहीं जा सकता। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है, उस पर भी औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगाया जा सकता है। संविधान में मूल अधिकारों के साथ साथ यह व्यवस्था भी की गई है कि प्रत्येक मूल अधिकार की सीमाएं हैं, कुछ अपवाद हैं। मूल अधिकार असीमित नहीं है, इसके ऊपर भी 19(2) के तहत कुछ परिस्थितियों में औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कुछ परिस्थितियां, जैसे राष्ट्र की एकता और अखंडता संबंधी कोई मामला हो, या राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, या विदेशी राज्य से मैत्रीपूर्ण संधि समझौता होने पर, या न्यायालय की अवमानना संबंधी कोई कारण हो आदि, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ये जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, इनका मुख्य उद्देश्य विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग रोकना है। यहाँ यह महत्वपूर्ण बात है कि हमारे संविधान में जो मीडिया की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी आर्टिकल के अंतर्गत है। हमारे यहाँ प्रेस की स्वतंत्रता के लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं है। हमारे संविधान में अनुच्छेद 19(1) में विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वही प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। प्रेस को जो स्वतंत्रता दी गई है, चाहे वह किसी भी प्रकार का मीडिया हो, उसे इसी आर्टिकल के तहत स्वतंत्रता प्राप्त होती है। दूसरी स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 19(1) के तहत दी गई है वह है शांतिपूर्ण सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। इस स्वतंत्रता के तहत बिना अस्त्र शस्त्र के शांतिपूर्ण तरीके से नागरिक कोई भी सभा या सम्मेलन आयोजित कर सकते हैं। अनुच्छेद 19(1) ख शांतिपूर्ण सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता पर भी
कुछ परिस्थितियों में औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जिसमें मूल रूप से देश की सुरक्षा, राष्ट्रहित या सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए इस पर भी कुछ सीमाएं या प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तीसरी स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19(1) ग, जिसके तहत नागरिकों को कोई भी संघ, समुदाय या संगठन बनाने की स्वतंत्रता होगी और यहाँ भी राष्ट्रहित में या सार्वजनिक हित में कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जैसे छात्रों के संगठन, किसानों के संगठन, मजदूर संगठन हैं, कर्मचारियों के संगठन हैं, ये सभी संगठन इसी स्वतंत्रता के तहत निर्मित किए जाते हैं। चौथी स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19(1) घ के अंतर्गत दी गई है, जिसमें भारत क्षेत्र के अंतर्गत आवागमन की, आने जाने की स्वतंत्रता दी गई है। और जो पांचवी स्वतंत्रता है वो है अनुच्छेद 19(1) ड के तहत निवास की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत पूरे भारतवर्ष में कहीं भी जाकर स्थायी रूप से निवास या आवास करने की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी राज्य में निवास कर सकता है। छठी स्वतंत्रता है संपत्ति की स्वतंत्रता थी अनुच्छेद 19(1) च के तहत, उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत अब हटा दिया गया है। सातवीं जो स्वतंत्रता है जो अनुच्छेद 19(1) छ के तहत, वो है आजीविका कमाने की, वृत्ति, उपाजीविका या व्यापार करने के लिए कोई भी नागरिक भारत के किसी भी हिस्से में जा सकता है और अपनी आजीविका के लिए कोई भी काम या व्यापार कर सकता है। इस प्रकार मूल संविधान में कुल 7 स्वतंत्रताएं थीं, जिसमें से संपत्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) च के तहत समाप्त कर दी गई। अब आर्टिकल 19(1) के तहत 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। ये सभी स्वतंत्रताएं असीमित नहीं हैं, कुछ परिस्थितियों में उन पर आर्टिकल 19(2) के तहत औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। आगे स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक उसने तत्कालीन कानूनों के तहत वास्तव में कोई अपराध न किया हो, अर्थात किसी भी नागरिक को अपराध किए बिना दोषी सिद्ध नहीं किया जा सकता। इसके अलावा किसी भी अपराधी को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा दंड नहीं दिया जा सकता है और अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसको उस कानून के तहत जो निर्धारित सज़ा दी गई है उसको उससे ज़्यादा सज़ा नहीं दी जा सकती। उस समय के तत्कालीन कानून में जो सज़ा है उतनी सज़ा ही दी जा सकती है, उससे अधिक नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता अर्थात जीवन की स्वतंत्रता की व्यवस्था करता है। इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने की स्वतंत्रता है। इसमें एक महत्वपूर्ण व्यवस्था की गई है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से बेदखल नहीं किया जा सकता। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब है कानून द्वारा ही व्यक्ति को मौत की सज़ा या सामान्य सज़ा दी जा सकती है। इसके अलावा व्यक्ति के जीवन को किसी भी तरीके से खतरे में नहीं पहुंचाया जा सकता है। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस आर्टिकल की व्याख्या करते हुए थोड़ा सा विस्तृत स्वरूप दिया है। यहाँ जीवन जीने का तात्पर्य गरिमापूर्ण जीवन, प्रतिष्ठापूर्ण जीवन, सम्मानजनक जीवन जीने से जोड़ा है। न्यायपालिका ने संविधान की भावना को देखते हुए इसकी जो विस्तृत व्याख्या की है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति एक सम्मानजनक जीवन जिए, एक गरिमापूर्ण जीवन जिए और इसी भावना के तहत अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न वादों के तहत किए गए हैं। गरिमापूर्ण सम्मानजनक जीवन जीने का मतलब है कि अब सरकार की यह जिम्मेदारी होगी, सरकार का यह कर्तव्य होगा कि प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम आवश्यकता की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं ताकि प्रत्येक व्यक्ति गरिमापूर्ण और सम्मानजनक जीवन जी सके।
इसके लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा की बुनियादी आवश्यकता की चीज़ें उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार का कर्तव्य हो गया है न्यायपालिका की इस व्याख्या के द्वारा और इसी के अंतर्गत किसी भी प्रकार की प्रक्रिया है, जैसे प्रदूषित हवा की बात हो या प्रदूषित पीने के पानी की बात हो या स्वच्छ भोजन के अभाव की बात हो, इन सभी मामलों में अगर शुद्ध पीने का पानी नहीं मिलता या शुद्ध वायु नहीं मिलती या पौष्टिक भोजन की व्यवस्था नहीं होती, सही चिकित्सा की व्यवस्था नहीं होती है, तो ये सीधे सीधे नागरिकों की प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है। इसकी विस्तृत व्याख्या विभिन्न वादों के तहत, विभिन्न निर्णयों के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई है। अनुच्छेद 21 के तहत ही संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, उसको भी आर्टिकल 21(1) क में जोड़ा गया। अब शिक्षा का अधिकार नागरिकों का सामान्य अधिकार नहीं बल्कि मूल अधिकार हो गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा सरकार उपलब्ध करवाएगी। इस शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 से जोड़ने का सीधा मतलब है कि शिक्षा व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन से संबंधित है, सम्मानजनक जीवन जीने से है। इसके आर्टिकल 21 के तहत शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया है। इसे कहीं और भी जोड़ा जा सकता था, लेकिन शिक्षा के बिना व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन नहीं जी सकता। इस प्रकार आर्टिकल 21 काफ़ी विस्तृत रूप लिए हुए है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 22। इसके तहत बंदीकरण से मुक्ति का प्रावधान किया गया है। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ है कि आर्टिकल 20 व 21 को आपातकाल में भी स्थगित नहीं किया जा सकता। आपातकाल की स्थिति में नागरिकों के मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद या 44वें संशोधन 1978 के बाद यह प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 20 और 21 के तहत जो स्वतंत्रता है उसको आपातकाल में भी स्थगित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत बंदीकरण से मुक्ति का प्रावधान किया गया है, जिसका सीधा साधा तात्पर्य है कि किसी बंदी बनाए हुए व्यक्ति के भी अपने अधिकार होंगे। किसी भी व्यक्ति को बिना वजह बंदी नहीं बनाया जा सकता। यदि किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जा रहा है तो उसको ये अधिकार है कि वो कारण जाने कि उसे किस वजह से बंदी बनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त यदि किसी व्यक्ति को पुलिस के द्वारा बंदी बनाया जाता है तो अधिकतम 24 घंटे के अंदर अंदर जो भी निकटतम मजिस्ट्रेट है या न्यायाधीश है उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, और जब तक वह मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश पुलिस कस्टडी की इजाज़त नहीं दे देता तब तक उसे 24 घंटे से अधिक बंदी नहीं बनाया जा सकता है। 24 घंटे के अंदर उसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना ही पड़ता है। इसमें भी कुछ परिस्थितियां हैं, जैसे अगर किसी दुश्मन देश के नागरिक को बंदी बनाया हुआ है तो 24 घंटे की शर्त लागू नहीं होती। इसके अतिरिक्त निवारक नज़रबंदी कानून के तहत किसी को बंदी बनाया गया है तब भी 24 घंटे की सीमा लागू नहीं होती है। एक प्रश्न यहाँ बनता है कि ये निवारक नज़रबंदी क्या है। परीक्षा की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई बार पूछा जाता है कि निवारक नज़रबंदी क्या है, तो आइए देखते हैं कि निवारक नज़रबंदी का क्या मतलब है। अनुच्छेद 22, 23 और 24 में निवारक नज़रबंदी से संबंधित व्यवस्थाएं की गई हैं। इसका मतलब यह है कि निवारक नज़रबंदी के तहत किसी भी व्यक्ति को अपराध करने पर बंदी नहीं बनाया जाता, बल्कि अपराध करने की आशंका मात्र पर बंदी बनाया जाता है कि संबंधित व्यक्ति है वह अपराध कर सकता है, तब उसकी आशंका पर बंदी बनाया जाता है। इसके तहत व्यक्ति को जब बंदी बनाया जाता है तो उसका मतलब उसे कोई अपराध करने पर दंडित करना नहीं होता है, बल्कि उसको कोई अपराध करने से रोकने से होता है। वह अपराध कर सकता है, उसकी आशंका हो जिससे कि वह अपराध नहीं करे, उसको अपराध करने से पहले ही बंदी बनाए जाने की व्यवस्था ये करता है। यदि सरकार या राज्य को ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति देश की अखंडता के लिए, एकता के लिए या देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है या कोई अपराध कर सकता है, तो
ऐसी स्थिति में निवारक नज़रबंदी कानून के तहत उसको कानून की प्रक्रिया अपनाए बिना ही उसको बंदी बनाया जा सकता है। इसमें भी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उसको अधिकतम 3 महीने के लिए ही बंदी बनाया जा सकता है। अगर 3 महीने के बाद भी उसको बंदी बनाए रखना है तो इसके लिए एक परामर्शदात्री समिति होती है, जिसमें कम से कम एक व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है। तो उस कमेटी की इजाज़त पर, उस सलाहकार परिषद की इजाज़त पर उसको 3 महीने से ज़्यादा बंदी बनाया जा सकता है। अन्यथा निवारक नज़रबंदी के तहत भी अधिकतम सीमा 3 महीने की ही है। स्वतंत्रता के बाद संविधान संशोधन होने के बाद विभिन्न सरकारों द्वारा समय समय पर विभिन्न निवारक नज़रबंदी कानून बनाए गए हैं, उनमें कुछ पर हम चर्चा करेंगे। इसमें पहला है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। 1980 में केंद्र सरकार के द्वारा एक राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश के तहत ये कानून बनाया गया था, जिसको शॉर्ट में रासुका भी बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है रासुका क्या है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। इस कानून का उद्देश्य देश की एकता और अखंडता को खतरा पहुंचाने वाली स्थिति हो या सांप्रदायिक दंगे हो या कोई जातीय दंगे हो या देश की सुरक्षा को कोई खतरा हो, ऐसे व्यक्ति जो इनमें लिप्त हों, ऐसे व्यक्तियों को इस कानून के तहत बंदी बनाए जाने की व्यवस्था की गई है। इस कानून के तहत आशंका होने पर व्यक्ति को बंदी बनाया जा सकता था। हालांकि 1984 में इस कानून में संशोधन किया गया और इसमें व्यवस्था की गई कि यह जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू होगा। इस कानून को घटनाओं को रोकने के लिए अधिक कठोर बनाया गया। इसमें इसके अतिरिक्त निवारक नज़रबंदी कानून के तहत टाडा भी बनाया गया 1985 में। इसको हिंदी में बोलेंगे आतंकी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां अधिनियम, आप नोट करेंगे इसे। 1985 में ये लागू हुआ और 1995 तक ये रहा। इसके बाद 2002 में POTA बनाया गया, जिसे बोलेंगे प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, आतंकवाद गतिविधियां निरोधी अधिनियम। इसे भी आप नोट करेंगे अच्छे से। इसे भी 2004 में समाप्त कर दिया गया। इसके बाद नंबर 2, गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अध्यादेश। पोटा कानून को समाप्त करने के बावजूद राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद से निपटने के लिए कठोर कानून की आवश्यकता अनुभव करते हुए सितंबर 2004 में गैर कानूनी गतिविधियां निरोधक अध्यादेश जारी किया गया। निवारक नज़रबंदी कानून काफ़ी विवादास्पद रहा है। संविधान के सर्वाधिक विवादास्पद अनुच्छेदों में निवारक नज़रबंदी कानून रहा है। इसकी अनेक आलोचनाएं की जाती रही हैं। इसका महत्वपूर्ण कारण है निवारक नज़रबंदी कानून की भावना तो अच्छी थी, सही थी, राष्ट्रहित में थी, राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता, अखंडता को बनाए रखने की दृष्टि से सही थी, लेकिन इसका सही प्रयोग करने के बजाय विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा, विभिन्न सरकारों के द्वारा इसका दुरुपयोग अधिक किया गया। इस कारण से यह काफ़ी आलोचना भरा रहा। इसके तहत जो विभिन्न कानून बनाए गए उनका काफ़ी दुरुपयोग हुआ, लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद आज की परिस्थितियों के अनुसार देश की सुरक्षा, एकता व अखंडता के लिए इस तरह के कानून होना जरूरी भी है, बशर्ते इनका दुरुपयोग नहीं हो। यहाँ स्वतंत्रता का अधिकार समाप्त होता है। तो इस पर कुछ प्रश्न बन सकते हैं आपके कि निवारक नज़रबंदी कानून क्या है, या फिर इसका आलोचनात्मक वर्णन आपसे पूछा जा सकता है। विभिन्न कानूनों के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे रासुका क्या है, टाडा क्या है, पोटा क्या है, या फिर संघ सहित अधिनियमों की जानकारी आपको होनी चाहिए। आपसे अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन पूछा जा सकता है। 19 से लेके 20 जो अनुच्छेदों के अंदर हैं वो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके बारे में भी। इसके अलावा एक एक अनुच्छेद को अच्छे से ध्यान रखना है आपको। एक एक अनुच्छेद के बारे में पूछा जा सकता है। अवसर का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, या अवसर की स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य है, या उपाधियों का जो अंत किया गया उसका क्या मतलब है,
या विधि के समक्ष समानता का क्या मतलब है। आर्टिकल 14 के तहत इसके अलावा आर्टिकल 12 और 13 के बारे में भी पूछा जा सकता है। आर्टिकल 12 के अंतर्गत क्या है, 13 क्या कहता है। तो एक एक अनुच्छेद एक एक आर्टिकल को अच्छे से समझने का प्रयास करें और इनको याद करें। आगे के अधिकार भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं जिन पर चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही। आपसे निवेदन है कि आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों में इस व्याख्यान को साझा करें। अगर व्याख्यान पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।